वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। हम बात करते हैं अब LTI माइंडट्री की। 1,66,000 करोड़ के मार्केट कैप की ये कंपनी है। IT सर्विसेज और कंसल्टिंग सर्विसेज देती है और मार्केट कैप के लिहाज से देश की टॉप 5 IT कंपनियों में शामिल है। नतीजों की बात कर लेते हैं। तिमाही आधार पर आय हल्की बढ़त के साथ 9,000 करोड़ पर आई है। डॉलर आय और मुनाफे भी मामूली बढ़त देखने को वहाँ मिली है। मार्जिन पर दबाव देखने को मिला है। स्टॉक में आज उसका नेगेटिव रिएक्शन भी हमें देखने को मिला। तो नतीजों पर दबाव कहाँ से आया, आगे क्या ग्रोथ आउटलुक है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कंपनी के CFO विनीत तेरेदेसाई हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। विनीत, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर सर। पहले तो मैं आपसे ओवरऑल द कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू की बात करूं अगर, तो वहाँ ग्रोथ 0.7% ही आई है, जो कि स्ट्रीट एस्टिमेट से कम आई। क्या रीजन रहा उसका सर, और आगे क्या लग रहा है आउटलुक? देखिए, ये क्वार्टर हमारा सीजनली वीक क्वार्टर रहता है। ये क्वार्टर में आप फरलोज रहते हैं, जो हमने Q3 के ओपनिंग में ही कहा था कि थोड़े से फरलोज एक्सपेक्टेशन से ज्यादा दिख रहे हैं, मगर इन रियलिटी एक्चुअली हमारे फरलोज उससे भी ज्यादा आए हैं। दूसरा, वर्किंग डेज कम थे। और तीसरी बात यह कि कुछ नए डील, हमारे जो डील, लार्ज डील्स हमने साइन किए थे कपल ऑफ क्वार्टर्स पहले, उसके रैंप अप चालू हो गए। तो करते समय कुछ पास थ्रू रेवेन्यू भी आ जाता है। तो ये तीन फैक्टर्स ऐसे हैं कि उसके वजह से आपको रेवेन्यू ग्रोथ थोड़ी सी दिखी, मगर उसका इफेक्ट आपको मार्जिन पे ज्यादा दिखाई दिया। तो ये दोनों चीजें आप देखिए। सेक्टर वाइज अगर देखेंगे तो बैंकिंग, फाइनेंशियल और हाईटेक वर्टिकल, ये दो वर्टिकल्स है जो जहां से हमारा 62-63% रेवेन्यू आता है। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज वर्टिकल में सुस्ती है, फर्लोज का इम्पैक्ट ज्यादा है। हाईटेक वर्टिकल में भी सिमिलर सिचुएशन है। उसमें हाइपर स्केलर वाले बिजनेस जो है वो हमारे काफी हद तक अच्छे कर रहे हैं, उसका बेनिफिट हमको मिल रहा है। मगर बाकी के जो हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, SaaS प्रोवाइडर्स, ये जो कस्टमर्स है, वहां थोड़ी सी अभी भी नरमी है, और उसका इफेक्ट आपको हाईटेक वर्टिकल में दिखाई दिया। मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल में काफी हद तक अच्छी ग्रोथ दिखाई दी है, मगर उसमें एक उसको आप ये भी देखिए कि उसमें काफी हद तक पास थ्रू रेवेन्यू का इम्पैक्ट भी है। तो उसके वजह से मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल में भी वो अगर निकाल देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग वर्टिकल भी इतना ग्रो नहीं हुआ है जितना हमारा एक्सपेक्टेशन था। ओके, श्योर। सो ये कारण रहा जो नंबर्स वीक दिखे। आपने कहा सीजनली ही वीक रहता है, लेकिन थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से बिलो रहा। ऑपरेटिंग मार्जिन में भी सर जो गिरावट आई है, सीक्वेंशियली भी हमने यहाँ पर देखा गिरते हुए, उसकी क्या वजह रही और क्या स्ट्रैटेजी होगी टू मेंटेन और एटलीस्ट बेटर योर मार्जिन फ्रॉम हियर? जैसे मैंने कहा कि ये क्वार्टर में हमने ज्यादा फरलोज देखे, वर्किंग डेज भी कम थे, और पास थ्रू रेवेन्यू जो मार्जिन, इतना मार्जिन इफेक्टिव नहीं रहता। ये तीन फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारे मार्जिन में ऑलमोस्ट 200 बेसिस पॉइंट का इम्पैक्ट आया। उसको हमने 140 बेसिस पॉइंट ऑफसेट कर दिया SG&A के स्पेंड को मैनेज करके, और हमारे ऑपरेशनल एफिशिएंसीज को मैनेज करते हुए। हमारा लॉन्ग टर्म मार्जिन इंप्रूवमेंट प्रोग्राम जो हमने कहा था कि हमको 17 to 18% एबिट मार्जिन में जाना है, वो स्ट्रक्चरली अभी भी चालू है। मगर जिस तरह से ऑर्डर बुक बन रही है और जिस तरह से हमें एक थोड़े से संकेत मिल रहे हैं कि FY25 में इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ सकती है, उसके लिए अगर तैयार, वो ग्रोथ को कैप्चर करने के लिए अगर तैयार रहना है, तो हमें थोड़े से इन्वेस्टमेंट्स भी करने पड़ेंगे। हमारा यूटिलाइजेशन अभी 87% से ज्यादा हो गया है। हमारे बेंच ऑलमोस्ट 0 लेवल पे आ गए हैं। तो अगर ग्रोथ को अगर कैप्चर करना है, तो हमें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी। नए टेक्नोलॉजीज में हमको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए किस तरह से नंबर्स रहे इस बार और आगे क्या लग रहा है आउटलुक। सो क्लियरली एफर्ट्स रहेंगे टू बेटर द नंबर्स फ्रॉम हियर। शुक्रिया आपका।